बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स अकेडमी के 46 सेशन में हम आपके पास हाज़िर खिदमत है। सेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। दाऊद साहब एडवोकेट में गुजारिश करूँगा आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने गुजारिश की थी कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को विद कंसेप्ट्स सेक्शन वाइज शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला प्रोग्राम उसके प्रीएम्बल, टाइटल और एक्सटेंट की हद तक लास्ट रिकॉर्ड हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों के पास है। इन लेक्चर्स का जो बुनियादी मकसद है वो सर का इल्म महफूज करना है, क्योंकि इंशाअल्लाह हमारे बच्चे, हमारे जो टैक्स के अंदर नए दोस्त आएँ तो हमारे पास एक ऐसी मुस्तनद कमेंट्री सुनने के लिए मौजूद हो जिससे नए आने वाले लोग सीख सकें। तो अब हमने इसीलिए, चूँकि रिटर्न्स का जो है वो सीज़न क्लोज़ हो चुका है, तो जो 6-7 माह हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स एक्ट दोनों को सेक्शन वाइज विद कंसेप्ट इंशाल्लाह हम सर से मज़ीद इस पर रहनुमाई लेते रहेंगे और इसके अकॉर्डिंगली ये एक हमारे पास जो है इसकी एक बाकायदा तौर पे लाइब्रेरी बन जाएगी, ताकि कोई भी दोस्त इसको कभी भी किसी कंसेप्ट को रिवाइव करना चाहे तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबिलिटी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पिछले लेक्चर का कुछ पोर्शन रह गया था उसी को आज हम पहले मुकम्मल करेंगे। उसमें कमेंसमेंट ऑफ स्टैच्यू, रिट्रोस्पेक्टिव वो कब होता है, प्रोस्पेक्टिव कब होता है, और अकॉर्डिंग टू लॉ उसके अंदर कैसे कब कि उसमें जो एक्सप्लेनेशन आती है, प्रोवाइज़ो आता है, अमेंडमेंट आती है, तो वो कब कैसे किस हद तक वो एप्लीकेबल होंगी। पहले आज हम इस कंसेप्ट को सेक्शन 1 के रेफरेंस से, और ये वो इंटरप्रिटेशन का रूल है जो पूरे लॉ में आगे जगह जगह अप्लाई होना है, इसको समझेंगे और उससे बाद हम जो बाकी टाइम बचेगा उस पर डेफिनेशंस को स्टार्ट करेंगे, या अगर आज टाइम ना मिल पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 2 डेफिनेशंस इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो सर मंशा सुकैरा साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट उसका जो पोर्शन रह गया था, कमेंसमेंट ऑफ स्टैचू, जैसे कह लेंगे कमेंसमेंट ऑफ एक्ट कब होना है, ऑर्डिनेंस कब कमेंसमेंट होगी, या ड्यूरिंग द आफ्टर द ईयर एंड हर साल फाइनेंस एक्ट आता है तो वो अमेंडमेंट लेके आता है। तो अमेंडमेंट की नेचर क्या है या उसके मोड क्या हैं, फिर वो प्रॉस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव है, क्या लेजिस्लेटर उसको प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकता है या नहीं दे सकता, और रिट्रोस्पेक्टिव का किस हद तक एक्सटेंट तक रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। तो ये टॉपिक जो है आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट में इससे पहले हम ये देख लेते हैं, जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है, ये पहले जो लॉ होता था वो 1922 का था। तो जब हम नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक शुरू करेंगे तो इसको भी कंपैरेटिव पहले देखा करेंगे कि जो 1922 का था वो सेक्शन 1 क्या था, फिर 79 वाला क्या है, फिर इंडियन का 1961 जो है उसका क्या है, और फिर अब ऑर्डिनेंस वाला क्या है, ताकि पहले हम कंपैरेटिव सेक्शन दिया करेंगे। कंपैरेटिव सेक्शन देने के बाद फिर हम उसमें उसकी जो उसके कंटेंट्स हैं, उसके नेचर क्या है, किस फील्ड को डील करता है, उसकी नेचर, वो चार्जिंग सेक्शन है, प्रोसीजर है, मशीनरी में कौन सा अपील है, क्या चीज़ है, तो कंपैरिजन करते चलेंगे और फिर देखेंगे हमारे में उसमें डिफरेंसेस क्या है, उसमें केस लॉ क्या है, क्या सेटल्ड है 1922 वाले में, क्या सेटल्ड है इंडियन में, और क्या 79 में है, अब हमारे में और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब वाला कोई लॉ है तो उनको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, इंडियन लॉ या फिर इसी तरह ब्रिटेन लॉ भी था पहले,
उसके भी हम केस ला दे सकते हैं। फिर उस लॉ को जो 1800 कुछ में था या उससे पहले था, तो उसको भी हम फिर कोरिलेट करेंगे। फिर इस तरह वर्ल्ड के बाकी जो है, ऑस्ट्रेलियन है, कनाडा है, यूएसए है, उसके भी डाउनलोड आजकल तो गूगल से हम कर सकते हैं, तो उनके भी रेलेवेंट सेक्शन फिर अकॉर्डिंगली केस लॉ आप गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। कोई इशू के केस लॉ इधर ना हो हमारे पीटीडी या अदरवाइज पाक लॉ साइट पे या इंडियन में ना हो, तो वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली ओरिजिन ये जो लॉ है सारे, ये हमारे जो यहाँ हैं वो सारे ब्रिटेन वाले ही हैं। तो लेकिन कंपेरेटिव इंडिया में भी वहाँ से, इंडो पाक में तो सारे उधर से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, वो भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। हर एक में यही सेक्शन, पहले जहाँ कहीं भी हम देखेंगे इसमें इंटरप्रिटेशन की किताबें होती हैं। वो अगर आप पाकिस्तानी 2-4 ले लें, बाहर की ले लें, इंडिया की ले लें, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लॉ के साथ रेलेवेंट सेक्शन की, जैसे हमने टाइटल कहा था, प्रीएम्बल कहा था, वो हर स्टैचू के ही होते हैं। तो आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो वहाँ केस लॉ इंडिया के, यूके, यूएस हर एक के होते हैं। तो हर एक को आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसलिए गूगल से भी आप देख सकते हैं। गूगल में कोई केस लॉ है, टाइटल के केस लॉ, वहाँ आप एक इंडियन साइट है, इंडियन कानून, वहाँ आप डालें तो जो लफ्ज भी डालें और लिख दें साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले, तो इंडिया के सारे उधर आ जाएंगे। हाई कोर्ट के देखें तो वो आ जाएंगे। कोई इशू आपको क्लिक करेगा ये इस पर नहीं है, तो आप वो डाल सकते हैं। ग्लोबली भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल है। तो आज हम स्टार्ट जो करेंगे कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट से पहले हम देखते हैं, एक तो जो आपका स्टैचू या ऑर्डिनेंस या एक्ट जो एनेक्ट होता है, तो उसमें कमेंसमेंट होती है कि कब से ये कमेंसमेंट होगा, किस डेट से फिर इन्फोर्सेबिलिटी है। अब स्टैचू की भी फिर आगे किस्में हैं कि ओरिजिनल स्टैचू आया है या पहले था उसके बाद आया, तो उसको हम कहते हैं रिपीलिंग स्टैचू, ये वाला, और रिपील्ड स्टैचू। रिपीलिंग स्टैचू है जिसने रिपील किया है, रिपील्ड मीन पुराना। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो फिर पुराना जो एक्ट होता है या ऑर्डिनेंस होता है या स्टैचू होता है, उसको रिपील जिसको किया गया होता है, कुछ उसके एक्शन जो है या ऑर्डर जो होते हैं या अथॉरिटीज होती हैं वो सेव की जाती हैं। तो उसको अलहदा एक सेक्शन यूजुअली एंड पे लिखा जाता है, रिपील एंड सेविंग। तो वहाँ हर जो नया आएगा या अगर पुराना था उससे पहले, तो वो जहाँ टाइटल कमेंसमेंट होगी तो उसके साथ एंड पे, जिस तरह इसमें हमारा कोई सेक्शन 240 है या 41 है, वो रिपील और सेविंग के हैं। तो वहाँ फिर देखा जाता है कि पुरानी अथॉरिटी, पुराने एक्शन या पुराने ऑर्डर या पुरानी अपीलें, उनको पहले सारी सेव की जाती हैं, और सेव करके ताकि वो भी चलती रहें। ये नहीं कि वो ये नया है तो वो सारी ख़त्म हो गई। तो वो जो पेंडिंग एक्शन होते हैं उनको भी सेव किया जाता है। तो वहाँ उसमें पैरामीटर दिया होता है कि ये वाले जो है सेव्ड हैं, ये उसी तरह ही चलते रहेंगे। ऐसे है जैसे कि ये आया ही नहीं है, वो कंटिन्यू रहेंगे। तो कंटिन्यू की वो क्लास जो है वो चलती रहेगी। इसी तरह अगर ना भी हो तो फिर जनरल क्लासेस का सेक्शन 6 जो है, और वो फिर उसमें दिया होता है कि अनलेस इंटेंशन लेजिस्लेटर की अदरवाइज है, तो वैसे ही होंगे ऑर्डर, वो चीज़ें जैसे वो चलते हैं, या वही अथॉरिटी ऑर्डर चलते हैं। तो जनरल क्लासेस एक्ट भी आप साथ साथ ही उसको भी देखना जरूरी है। वहाँ इस तरह की चीज़ें जो है, जो स्टैचू में वहाँ डेफिनेशंस भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बहुत सी डेफिनेशन है, साथ इस तरह की डीलिंग भी है कि अगर कोई अगर आपका रिपीट हुआ है तो उसके क्या इम्पैक्ट है, या कोई ऑर्डर करके विदड्रॉ किया है तो उसके क्या इम्पैक्ट है, ऑर्डर किस तरह करना है, या अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज करना है, स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है 24 है, इस तरह। और उसमें 25-30 सेक्शन, 40 तक सेक्शन होंगे, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि वो सारे स्टैचू से वो डील करते हैं इंटरप्रिटेशन के मैटर से। तो आज कमेंसमेंट जो है, जो पहला स्टैचू होगा वो उसमें लिखा होगा कि विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट, तो वो उस डेट से होगा। और कुछ में अगर नया वाला आ रहा है तो रिपील करके आ रहा है, तो उसमें भी लिखा होगा विद दिस इफेक्ट। या बाज़ दफ़ा ये पावर डेलीगेट कर दी जाती हैं स्टैचू में, खुद स्टैचू उसको प्रेस नहीं करता कि कब से इफेक्ट है, बल्कि वो कह देता है कि ये नोटिफाई फेडरल गवर्नमेंट, या भी जो भी स्टैचू है, फेडरल स्टैचू है फेडरल गवर्नमेंट, अगर वो प्रोविंशियल स्टैचू है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी दे देता है कि कब से ये इफेक्टिव होगा। तो थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, तो वो फिर नोटिफाई जब गवर्नमेंट करेगी तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, उस डेट से फिर ऑनवर्ड उसकी इन्फोर्सेबिलिटी होगी। तो ये तो है ओरिजिनल की। या जो नए वाला रिपील
रिपील होगा तो वो भी इस तरह भी हो सकता है कि ये कब से होगा, थ्रू नोटिफिकेशन भी हो सकता है, और लिखा भी जा सकता है कि इस डेट से इफेक्टिव है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू रिपीलिंग सेविंग को देखा जाएगा कि ये इस डेट से है, और जो सेक्शन कुछ उसमें सेक्शन या एक्शन या कुछ चीज़ें सेव्ड है तो वो पुराना ही उसी तरह ही चलते रहेंगी, या किसी को कह दिया कि ये ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो इधर कुछ डेफिनेशन वहाँ से बारो कर ली जाती हैं, वो लिख दिया जाता है कि वो उसी तरह ही होंगे, या कोई अपीलें पेंडिंग है जो और एक्शन है तो उसी तरह उसमें जैसे लॉ में हो। तो बाद दफ़ा अब फिर उसके बाद ये तो है ओरिजिनल रिपील का या ओरिजिनल का, उसके बाद हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, तो फाइनेंस एक्ट में लिखा होता है, वो फाइनेंस एक्ट के जरिए अमेंडमेंट आती हैं। अब अमेंडमेंट जो आती हैं, अमेंडमेंट को अगर हम देखें कि मोड ऑफ अमेंडमेंट क्या है, तो वो मोड में आप एक तो है कि आपकी जो है अमेंडमेंट में एक एडिशन की जाती है, कोई नई चीज़ ऐड की उसमें जो ऑलरेडी नहीं है, या ओमिशन की कि ऑलरेडी है उसको बेट कर दी, या सब्स्टिट्यूट कर दी कि पहले थी उसको रिप्लेस किसी और से कर दिया, या फिर ये है कि उसकी अल्टरेशन कर दी कि एक सेक्शन है उसमें एडिशन डिलीशन कर दी। तो बाद कुछ चीज़ें ऐड करके वो फिर आगे ये है उसकी नेचर ऑफ अमेंडमेंट कि सब्स्टिट्यूशन, एडिशन या ओमिशन या अल्टरेशन, या जिसको अमेंडमेंट कर लें। बाद में फिर नेचर ऑफ अमेंडमेंट होती हैं। नेचर ऑफ अमेंडमेंट को हम कहते हैं कि हमारे जो ऑर्डिनेंस है या एक्ट है, फिस्कल स्टैट्यूट्स हैं, इसके यूजुअली जो है दो पार्टों में इनको हम कंसीडर करते हैं। एक को कहते हैं चार्जिंग सेक्शन, दूसरे कहते हैं मशीनरी सेक्शन। तो मशीनरी सेक्शन को फिर आगे डिवाइड करते हैं इनटू असेसमेंट सेक्शन और फिर इनटू रिकवरी या कलेक्शन प्रोविजन। तो अब अमेंडमेंट जो इसी तरह जो सिविल लॉज हैं या क्रिमिनल लॉ है, उस टर्मिनोलॉजी में जो चार्जिंग है उसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ या सब्सटेंटिव प्रोविजन। यहाँ हम चार्जिंग कहते हैं, वहाँ उसको सब्सटेंटिव कहते हैं। तो यहाँ हम मशीनरी कहते हैं, वहाँ उस दोनों को मिला के प्रोसीजर लॉ कहते हैं। ठीक है, जो प्रोसीजर है, तो सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ जो है वो ये नाम दिया जाता है। तो ये हम जो लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेटर के पास पावर जो है किसी चीज़ को प्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने की भी पावर है और रिट्रोस्पेक्टिव की है, दोनों पावर हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कौन सा लॉ प्रोस्पेक्टिव होगा, कौन सा रिट्रोस्पेक्टिव होगा, सब्सटेंटिव प्रोविजन या चार्जिंग प्रोविजन क्या होती हैं, उसके क्या कंपोनेंट हैं, असेसमेंट के क्या हैं, जो कलेक्शन है उसके क्या है, और ऑनवर्ड फिर हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव को कैसे अप्लाई करना है, वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये जनरल एक डिस्क्रिप्शन है कि लेजिस्लेटर इज कॉम्पिटेंट टू एनेक्ट लॉ एंड मेक अमेंडमेंट देयरइन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एनफोर्स देम प्रोस्पेक्टिवली और रिट्रोस्पेक्टिवली। ये उसकी पावर है कि किसी भी लॉ में अमेंडमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टिव भी दे सकता है और रिट्रोस्पेक्टिव भी दे सकता है, ये पावर है। तो इसके बाद है कि अमेंडमेंट में इंक्लूड एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन, रिपील और मॉडिफिकेशन। द अमेंडमेंट में बी सब्सटेंटिव, रेमेडियल, क्यूरेटिव, बेनिफिशियल, क्लैरिफिकेटरी, एक्सप्लेनेटरी, प्रोसीजरल, एडिटोरियल एटसेट्रा। द अमेंडमेंट आर प्रिज्यूम्ड टू बी प्रोस्पेक्ट, ये जनरल रूल है, are presumed to be processed unless retrospective has been given with express words or necessary implications। ये यूजुअली जो प्रोस्पेक्टिव है या अनलेस रिट्रोस्पेक्टिव, ये जो चार्जिंग सेक्शन है उसके लिए ये जनरल रूल है, बाद में हम डिस्कस करते हैं। अमेंडमेंट में भी प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, मैंडेटरी, डायरेक्टरी एंड इन द क्लियर इंडिकेशन द फैक्ट is to be determined having regard to the intention, object of the legislator, nature and scope of legislation, section, subject, context, amendment, language employed, circumstances and consequence provided clearly. Generally the amendment are made to bring change in the law and to make the law more comprehensive, complete and effective। तो बेसिक ये जो पर्पज़ है इनको देखा जाए। आगे जी, आगे स्कोप ऑफ अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट लेजिस्लेटर इज कॉम्पिटेंट टू मेक द अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिवली एंड रिट्रोस्पेक्टिवली। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट अफेक्टिंग सब्सटेंटिव राइट ऑपरेट प्रोस्पेक्टिवली अनलेस by express enactment or necessary intendment retrospective operation has been given। तो चार्जिंग सेक्शन जो है उसका जनरल रूल ये है कि उसमें जो भी अमेंडमेंट आएगी वो ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव होगी अनलेस उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है थ्रू क्लियर स्पेसिफिकली वर्डिंग के साथ ना दिया हो, या थ्रू इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन होता है कि वर्डिंग ऐसी हो
जैसे शैल भी है तो प्रॉस्पेक्टिव होगा, हैज़ बिन है तो पुराना होगा। तो वर्डिंग या लैंग्वेज को देखना होगा, वो थ्रू इम्प्लीकेशन है, या उसमें इंटेंडमेंट ऐसे जाहिर हो रही हो कि ये पिछले से एप्लीकेबल है, लैंग्वेज या बाई इम्प्लीकेशन लग रहा हो कि पीछे से होगा। तो उस सिचुएशन में जो जनरली चार्जिंग सेक्शन प्रॉस्पेक्टिव होते हैं अनलेस क्लियरली रिट्रोस्पेक्टिव। फिजिकल स्टैच्यू यूजुअली वो उसको प्रॉस्पेक्टिव होते हैं। और सब्सटेंटिव प्रोविजन हम उसको कहते हैं, या चार्जिंग उसको कहते हैं जो राइट को अफेक्ट करें, जो आपके राइट को कर्टेल करें या लाइबिलिटी क्रिएट करें, तो वो सब्सटेंटिव होंगे। या असम्पशन दी है तो उसको विदड्रॉ करें, लाइबिलिटी को इंक्रीज करे, राइट को कर्टेल करे, तो उस सिचुएशन में उसको ऐसा प्रोविजन जो है वो आपका, उसको हम सब्सटेंटिव या चार्जिंग प्रोविजन कहेंगे। और जो मेयर मैटर ऑफ प्रोसीजर हो, जिससे राइट या लाइबिलिटी कम ना होते हो, राइट जो है कम ना होते हो, लाइबिलिटी बढ़ती ना हो, वाइस वर्सा हो, राइट फर्दर गिवन और लाइबिलिटी रिड्यूस हो, या मेयर मैटर ऑफ प्रोसीजर हो कि इन दोनों पे इफेक्ट ही ना होता हो, जस्ट ऐसे प्रोसीजर रिटर्न फाइल करना है और करना है, तो उस सिचुएशन में वो मेयर मैटर ऑफ प्रोसीजर हो, जिसको हम असेसमेंट कहते हैं, असेसमेंट प्रोविजन है या कलेक्शन प्रोविजन है या मशीनरी प्रोविजन है, जो राइट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते, तो वो ऑलवेज उसके लिए उस रूल रिवर्स हो जाएगा, वो ऑलवेज रिट्रांसपेरेटिव होगा अनलेस अनटिल उसको प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट ना दिया जाए। तो उसके बाद कहाँ थे? Amendment in statute which is procedural in nature operate retrospectively unless it is affect an existing right on the date of promulgation or causes injustice or prejudice to the substantive right। तो ये इनजस्टिस काज कर रहा हो या उसका कर रहा हो, तो या एग्जिस्टिंग राइट को कर रहा हो या लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रहा हो, तो फिर अदरवाइज है, अदरवाइज फिर प्रोसीजर होगा। द टाइम ऑफ एनफोर्सिंग स्टैट्यूट अमेंडमेंट presumption against prospective operation, right liability fixed obtained cannot be altered unless intended by the legislator। तो जो फिक्स लाइबिलिटी होगी है, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उसको रीडू जनरली नहीं किया जा सकता, लेकिन लेजिस्लेटर उसको एक्सप्रेसली आपके राइट गिवन हुए, पास्ट क्लोज है एंड वेस्टेड राइट है, उसको वापस ले सकता है। वैसे वो इनजस्टिस है, क्योंकि हमारे फिजिकल लॉ में ये है कि जब आपको लॉ, पहला पुराना लॉ होता था कि उसमें आपका असेसमेंट ईयर इनकम ईयर एंड होने के बाद स्टार्ट होता था, कि आप सारा साल इनकम करते थे, विद होल्डिंग पुराने असेसमेंट ईयर के रेट होते थे, और इनकम टैक्स के लिए जब एंड ईयर होता था तो इनकम टैक्स रेट फिर आते थे। जब ये वाला लॉ आया नया, तो इसमें हमें लॉ विद होल्डिंग के भी और इनकम पे जो टैक्स लगना है उसके पहले दे दिए जाते हैं, तो इसलिए इसमें ये एडवांस दिए जाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि टैक्स पेयर जो है वो अपनी मैनेजमेंट या अपना प्लानिंग जो है उन रेट के मुताबिक उसको इन एडवांस उसको नॉलेज में हो कि मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, मैंने कितने प्रोविजन रखने हैं, क्या रेट रखना है, विद होल्डिंग मिसमैच ना हो विद द एक्चुअल। पहले मिसमैच था, ये विद होल्डिंग पुराने रेट से होते थे और पुराने असेसमेंट ईयर किससे होती थी, और टैक्स लाइबिलिटी सब्सिक्वेंट ईयर जब असेसमेंट आता था उससे होती थी। तो ये 79 में ये वाला और लकूना जो है ख़त्म किया गया, और इसमें इंटेंशन यही थी कि एडवांस आपको रेट जो चार्जिंग में क्या आते हैं, चार्जिंग में यूज व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सब्जेक्ट मैटर एंड एट व्हाट रेट, उसकी लाइबिलिटी होगी। 3 इसके कंपोनेंट है जो टैक्स, इसमें टैक्सेबल इवेंट भी होता है कि कब अराइज होती है इंसिडेंट ऑफ टैक्स। तो असेसमेंट में हम क्वांटिफिकेशन है कि लाइबिलिटी कंप्यूटेशन करते हैं जो कि कितनी लाइबिलिटी होगी, वो रिकवरी में डिफरेंट मोड है, एडवांस टैक्स भी मोड है, उसके बाद ड्यू जब रिटर्न के साथ फाइल करते हैं वो पेमेंट का मोड है, उसके बाद ऑन डिमांड है, फिर रिकवरी मेजर्स हैं तो वो कलेक्शन के हैं। उसके बाद जब असेसमेंट हो जाती है तो आगे फिर 2 फील्ड स्टार्ट होते हैं, वो रिकवरी अपनी स्टार्ट कर देते हैं, आप अपील वाली साइड पे चले जाते हैं, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उधर एग्जांपल 7 ही है का है, ये बनता है क्या इस सिचुएशंस में जो समझा रहे हैं, ये 7 ही बनता है। 7 ही पहले भी हमने डिस्कस उस पर पूरा ऑलरेडी हमने उस पर पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। वही हमने कहा इस सेशन के बारे में बताने लगा ना, जब पहले मैंने क्या कहा है, जो सब्सटेंटिव या चार्जिंग प्रोविजन है वो ऑलवेज प्रॉस्पेक्टिव होते हैं अनलेस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हैज बीन गिवन बाय द लेजिस्लेचर थ्रू स्पेसिफिक वर्ड। उधर लेजिस्लेचर ने लिखा हुआ है कि नहीं? है, अगर बिल्कुल है तो फिर है, ठीक है। अगर ना लिखा होता तो फिर क्वेश्चन था कि प्रॉस्पेक्टिव है कि रिट्रोस्पेक्टिव। जब उसने लेजिस्लेचर ने खुद 7 में लिख दिया कि 2022 से एप्लीकेबल है तो 2022 है,
ठीक है। तो इसलिए पहली वर्डिंग ये कही कि जो सब्सटेंटिव है या चार्जिंग प्रोविजन है वो ऑलवेज जनरल, ये जनरल रूल है कि वो ऑलवेज जो है प्रॉस्पेक्टिव होते हैं अनलेस उसको रिट्रांसपेक्ट इफेक्ट थ्रू स्पेसिफिक वर्ड लैंग्वेज दिया ना हो या थ्रू इम्प्लीकेशन कि उसकी वर्डिंग पढ़ने से ये लगता हो शेल बी है या हैज बिन है, पास्ट लैंग्वेज है तो मतलब पीछे से है, अगर फ्यूचर की लैंग्वेज है तो आगे से, क्लियर, थ्रू इम्प्लीकेशन का वर्ड है। इस तरह प्रोसीजरल जो प्रोविजंस होते हैं जो प्रोसीजर और चार्जिंग में है वो राइट और लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो नहीं करते, ठीक है, दोनों में डिफरेंस अपन कर रहे हैं। जो राइट और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं किए मेरे मैटर ऑफ प्रोसीजर है तो वो ऑलवेज रिट्रांसपेक्टिव होते हैं क्योंकि वो राइट को नहीं करते, प्रेजुडिस कोई काज नहीं करते, इनजस्टिस काज नहीं करते, इसलिए रिट्रांसपेक्टिव होते हैं अनलेस उनको प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट ना दिए जाए, बाई क्लियर वर्ड उसको कह देंगे ये प्रॉस्पेक्टिव होगा तो फिर वो प्रॉस्पेक्टिव होगा, क्लियर। ये legislative amendment during pendency of action prospectively and retrospectively, extent of retrospect operation of amendment, reopening of past and closed and true interpretation of the statute about retrospect of process, इसको आगे हम देखेंगे। तो बेनिफिशियल रेमेडियल ये हेड हैं जिनके मतलब हम देखेंगे कि ये प्रॉस्पेक्टिव है या रिट्रांसपेक्टिव, क्लैरिफिकेटरी एक्सप्लेनेटरी क्यूरेटिव प्रोसीजर नॉट अफेक्टिंग राइट एंड लायबिलिटी प्रॉस्पेक्टिव रिट्रांसपेक्टिव लेजिस्लेटिव लैंग्वेज एंड स्टैट्यूट टू बी सीन टू डिटरमिन प्रॉस्पेक्टिव एंड रिट्रांसपेक्टिव एनफोर्सेबिलिटी, change of forum prospect otherwise procedure and later amendment later in time last in sequence prevail over the repeal of the existing inconsistent law, amendment to be read as a whole and not independent or in isolation, amendment where right and procedure dead together। इस broadly हम इसको 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहला रूल जो है वो कि सब्सटेंटिव या जो आपके चार्जिंग सेक्शन में अगर कोई अमेंडमेंट चेंज आती है तो वो प्रॉस्पेक्टिव है अनलेस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट गिवन बाय द लेजिस्लेचर थ्रू क्लियर कट लैंग्वेज या थ्रू एप्लीकेशन, अदरवाइज वो प्रॉस्पेक्टिव ही होगा। तीसरा जो प्रोसीजर है उसका जनरल रूल ये है कि वो ऑलवेज रिट्रांसपेक्टिव होता है अनलेस एंटल वो उसको प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट ना दिया हो या उसे राइट इफेक्ट ना होते हैं। तो एक इसमें अगर इनका मिक्सचर है वो है कि जहाँ राइट और प्रोसीजर डेल टूगेदर या मिक्सिंग हो तो देन ओल्ड राइट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड और न्यू अकॉर्डिंग टू द न्यू, जहाँ मिक्सचर आ जाए राइट और प्रोसीजर दोनों को अफेक्ट हो रहा, प्रोसीजर भी हो और राइट भी हो, तो व्हेन राइट एंड प्रोसीजर डेल टुगेदर किसी लॉ में देन ओल्ड राइट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड प्रोसीजर और न्यू अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोसीजर, ये तीसरा आ गया। चौथा है कि आपका जो अमेंडमेंट आ रही है वो बेनिफिशियल है, क्यूरेटिव है या रेमेडियल है। जो बेनिफिशियल से मुराद कोई एग्जम्पशन दे दी गई है या कोई आपको फर्दर आपके राइट फर्दर दे दिए गए हैं तो उस सिचुएशन में बेनिफिशियल नेचर है। क्यूरेटिव में कोई गलती है उसमें या कोई एरर है ओमिशन है उसको करेक्ट कर दिया गया है तो वो क्यूरेटिव नेचर की लेजिस्लेशन है, उसमें कोई ड्राफ्टिंग या अदरवाइज कोई एरर आ रहा है क्यूरेटिव नेचर का है। तो रेमेडियल होता है कि कोई मिसचीव है कोई हर्डल है तो उसको रिमूव करके उसकी कोई रेमेडी दे दी गई है, मिसचीव को या हर्डल को या उसमें कोई आपका जो हार्डशिप है उसको रिमूव करके उसका कोई रेमेडियल वे दे दिया गया है। तो या उसमें इनकन्वीनियंस है या इस तरह हार्डशिप है या कोई मिसचीव है, इस तरह की चीज़ को रिमूव करके साथ रेमेडी भी प्रोवाइड कर दी कि इसको इस तरह किया जाए, तो वो रेमेडियल जो होते हैं ये रिट्रांसपेक्टिव होते हैं। लेकिन रिट्रांसपेक्टिविटी इनकी अनलिमिटेड नहीं होती जैसे उनकी होती है, ये ओनली टू द पेंडिंग केसेस होते हैं। जो पेंडिंग केसेस होते हैं उनमें फिर ये आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो पेंडिंग केसेस जो हैं वो एक तो आप उसकी आगे कंडीशंस है, फिर एक कंडीशन है कि आप एक क्लेम करें कि ये लॉ नया आ गया है, मेरा ये केस पेंडिंग है, तो इसका जो इम्पैक्ट है या इसमें जो राइट हैं या जो ड्यू होते हैं उसका इम्पैक्ट या क्लेम करें और आपको दे, आप क्लेम करेंगे रेलिवेंट अथॉरिटी से जहां वो केस आपका पेंडिंग पड़ा है। तो पेंडिंग जो है उसको भी डिफाइन किया गया कि पेंडिंग वो डीसी के पास पेंडिंग हो, कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग हो या आपका ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग हो या हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट तक हो, जहाँ कहीं पेंडिंग है वहाँ आपने अपना क्लेम लॉन्च करना है कि ये नया लॉ आ गया है, ये क्यूरेटिव है, बेनिफिशियल है, रेमेडियल है, तो इसलिए मुझे दें। बाज़ दफ़ा ये इसमें शाहनवाज केस है और एक दो और भी केस हैं, अभी एक सूख की पाक का केस है, तो बाज़ दफ़ा इसको दे देते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी देते।
तो बाद भी सुजुकी में उन्होंने आया जी, हाई कोर्ट ने जब फैसला किया था उस वक्त ये लॉ था ही नहीं, अब सब्सिक्वेंट आया है तो इसलिए इसको इम्पैक्ट नहीं दिया जा सकता। तो उस वक्त था ही नहीं, तो उस वक्त उन्होंने एग्जिस्टिंग लॉ के मुताबिक किया। तो बाद दफ़ा इसमें डिफाइन है कि कहीं भी पेंडिंग हो तो वो उसमें फिर डिस्प्यूट है, कहीं दे देते हैं कहीं नहीं देते। बहरहाल ये लॉ एग्जिस्ट करता है कि जहाँ पेंडिंग केसेस भी बिफोर कहीं, और जो भी लॉ आएगा रेमेडियल हो, क्यूरेटिव हो, तो बेनिफिशियल हो, तो उसको फिर इम्पैक्ट जो है उसका रिट्रांसपेक्टिव होगा, ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ पेंडिंग केस। नए केस आएंगे तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। इस तरह अगली जो इसमें क्लैरिफिकेटरी हो, एक्सप्लेनेटरी हो, जो आ जाती हैं कि एक्सप्लेनेशन आ गई, तो एक्सप्लेनेशन जो है या क्लैरिफिकेटरी नेचर की हो, कोई एक्सप्लेन की हो चीज़, तो ये यूजुअली रिट्रांसपेक्टिव होती हैं। तो रिट्रांसपेक्टिव होती हैं और प्रॉस्पेक्टिव नहीं होती, अनलेस अनटिल कि वो उसमें आपके सब्सटेंटेड राइट अफेक्ट होते हों और वहाँ लैंग्वेज ऐसी हो कि वो उससे दायर ना हो। बाज़ दफ़ा एक्सप्लेनेशन जो होती है उसमें लिखा होता है ऑल डीम्ड ऑलवेज टू बी हैविंग इंसर्टेड, तो ऐसा वर्ड आ जाए तो वो फिर जब से ला है उस वक्त से ऐसी वर्डिंग ना हो, तो प्लेन लैंग्वेज है एक्सप्लेनेशन की ये ऐसे है, तो उस सिचुएशन में फिर आप देखेंगे कि राइट अफेक्ट करती है कि सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल नेचर है, तो उस सिचुएशन में आप जो उसको जनरली जो लॉ होता है वो ऑलवेज टू ब्रिंग चेंज इन द लॉ। तो वो मेन ये है कि जब भी कोई लॉ अमेंडमेंट आनी है तो इसमें वो चेंज लेके आ रहा है, पुराने वाला तो नहीं है, वो नई वाली कोई चीज़ रहा है। जनरल रूल ये है, तो अनलेस अनटिल वो उसमें कह देगा ये क्लैरिफिकेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है, तो उस सिचुएशन में तो जनरली ये है अमेंडमेंट। ये आगे हम इसके केस लॉ देख लेते हैं। तो प्रॉस्पेक्टिव में सुपर इंजीनियरिंग का केस है, इसमें बहुत से केस लॉ जो है वो रिट्रांसपेक्ट और प्रॉस्पेक्टिव में के लिखे हुए हैं, और उसमें जो अमेंडमेंट आती है जो सेक्शन 1 में कमेंसमेंट कब से होना है, तो हर फाइनेंस एक्ट में लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई या अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द रेलेवेंट सेक्शन। तो वो सेक्शन में जो होता है फिर उस तरह होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे इंटरप्रिटेशन, इसमें ये applicability amend could be best judged from its express content implied। आगे हम देख लेते हैं इसको, where the enactment itself provide for the same to have effect particular point in time, the express command of ledger was to be abided and interpreted and applied accordingly। ठीक है, ये फिस्कल अमेंडमेंट, ये एप्लीकेबिलिटी, चार्जिंग प्रोविजन आर टू बी अप्लाइड प्रॉस्पेक्टिवली अनलेस स्टैच्यू एक्सप्रेसली प्रोवाइड अदरवाइज। सेकंडली द असेसमेंट एंड रिकवरी प्रोविजन आर टू बी कंसीडर रिट्रांसपेक्टिव अनलेस एनैक्टमेंट एक्सप्रेसली आर इम्प्लाइडली प्रोवाइड अदरवाइज। इसमें बहुत से केस ला दिए हुए, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी। ठीक है जी, आगे रेलिवेंट खोले हम एक दो पढ़ लेते हैं। तो इसमें मोस्टली बहुत सारे केस है, इसी इली 2009 उसमें भी बहुत से केस दिए हुए। तो एक दो और भी देखें, कहाँ से स्टार्ट हो, नीचे ऊपर है, ऊपर वहाँ यहाँ एक रिप्रोड्यूस हुआ होगा सेक्शन 1, ये देखें इट इज सेटल। अब यहाँ वो कमेंसमेंट की बात है, ठीक है। तो ये फाइनेंस एक्ट आया है, तो जिस तरह हमने देखा है उसी तरह ही इसको अब, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ सेटल प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन दैट एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनैक्टमेंट कैन बेस्ट बी adjudged from the express contents and implied intent when enactment itself provide for the same to have effect from particular point in time. The express command of the legislator is to be abided, interpreted and applied accordingly. In the present case, Finance Act 2008 provides, जो अमेंडमेंट आई है तो वो उसने कहा है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट कमेंसमेंट एक्ट में भी कार्ड फाइनेंस एक्ट 2000, हर एक्ट में भी ये टाइटल, हर एक अपना टाइटल है। जैसे ऑर्डिनेंस का है, हर फाइनेंस एक्ट का भी अपना टाइटल होगा, उसकी एक्सटेंट भी दी होगी और कमेंसमेंट भी दी होगी। क्लियर। तो यहाँ उसने कहा है एक्ट में भी कार्ड है फाइनेंस एक्ट 2008, इट एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान। जनरल हमने कहा था कि पाकिस्तान जो प्रजम्पशन है वो ये है कि जो जितने भी स्टैच्यूज होंगे वो अगर प्रोविंशियल है तो प्रोविंशियल टेरिटरी में अप्लाई होंगे, और फेडरल है तो फेडरल टेरिटरी जो है उसमें अप्लाई होंगे। वो हमने आर्टिकल 1 और बाकी पढ़े थे। तो इट शैल, अब देखिए, इट शैल अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड कम इन टू 4 ऑन द 1st day of July 2008।
तो इसमें लिख दिया कि ये 1 डे ऑफ जुलाई से इन्फोर्सेबल है, अनलेस कहीं और प्रोवाइडेड है तो उसके मुताबिक होगा। तो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 फिनांस हाईलाइटेड अबव क्लियरली प्रोवाइड फॉर इट्स ऑपरेशन टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 डे ऑफ जुलाई 2008। दिस ब्रिंग्स सो देयर कैन बी नो केबल टू इट्स एप्लीकेबिलिटी कमेंसिंग फ्रॉम 1 डे ऑफ जुलाई 2008 एंड नॉट फॉर एनी पीरियड प्रायर टू दैट। तो उसके ये इटसेल्फ कह रहा था, इसे पीछे नहीं अप्लाई होता। विद रिगार्ड टू कंटेंशन ऑफ रेवेन्यू दैट अमेंडमेंट रिलेटेड टू प्रोसीजर एंड वुड thus have retrospected to the case of applicant, we are afraid this line of argument through attractive is not applicable to the fact of the present case. Like any other fiscal statute, the ordinance provide for 3 general yet distinct type of provisions: the charging provision, assessment provision, and finally the recovery provision. The above categorization of provision of fiscal statute has been very aptly explained in detail by Rustam S. Sindhawa, Mr. Flan Flan Flan, Deputy Collector Excise above and the PLD 98 Lahore, in term that there are, ये आपके लिए पूरे लॉ को ही अंडरस्टैंड करने के लिए एक जजमेंट पूरी पढ़ लेंगे आप तो ये अंडरस्टैंडेबल होगा सारा, जिसमें भी चार्जिंग सेक्शन है, असेसमेंट का। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोविजन जनरली इन एवरी फिस्कल स्टैट्यूट: द चार्जिंग प्रोविजन which date to the levy or charge of tax, which usually state that the tax is to be levied and on what matter or goods income or in which manner and at what rate and matter related thereto. What person with regard subject में income है, वो goods है, क्या चीज़ है, उसके मतलब क्या और उसके क्या रेट होंगे, 3 पार्ट उसने कहा दिए। The assessment provision which deal with assessment, calculation, quantification of tax for the purpose of determining the amount of tax due, payable or which has escaped collection or has been under assessed at low rate or on which excessive relief refund has been allowed. तो ये डिटर्मिनेशन जो है, क्वांटिफिकेशन जो है, और वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम की या आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई की हर एक के लिए, या वैल्यू ऑफ वो प्रोडक्शन की एक्साइज के लिए, तो वैल्यू ऑफ वो कस्टम वैल्यू के लिए, और फिर उस पर कैलकुलेट करना, ड्यूटी कैलकुलेट करना, टैक्स सेल टैक्स करना, इनकम टैक्स करना, या सेल टैक्स और सर्विसेज है वो पहले वैल्यू। इसमें 2 चीज़ें, क्वान्टिफिकेशन ऑफ वैल्यू और क्वान्टिफिकेशन ऑफ टैक्स। उसमें क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू आप डिटरमिन करेंगे सब्जेक्ट मैटर की, फिर टैक्स करेंगे, फिर टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर अमेंडमेंट असेसमेंट, वो भी उसी का ही पार्ट बनते हैं। उसके बाद द कलेक्शन प्रोविजन, तीसरा उसने कहा कि कलेक्शन प्रोविजन है विच रिलेट टू मोड एंड मैनर ऑफ रिसीट और कलेक्शन ऑफ टैक्स। द चार्जिंग सेक्शन हैव बीन स्ट्रिक्टली, अब ये बता दिया कि कौन से किस तरह आपने इंटरप्रेट करने। तो चार्जिंग सेक्शन हैव टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड एंड एनी बेनिफिट फाउंड देयर हैज टू बी गिवन टू द टैक्स पेयर। तो इसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, 2 इंटरप्रिटेशन हो या इम्बिग्विटी हो, अब्सर्डिटी हो, तो उसकी या अदरवाइज उसको उसकी लैंग्वेज में कोई डिस्टॉर्शन हो तो उस सिचुएशन में उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होगी। उसके बाद आगे हाउएवर द असेसमेंट एंड कलेक्शन वी आर मेयरली मशीनरी प्रोविजन दे कैन बी लिबरली कंस्ट्रूड, ये इसके अदरवाइज होगी, इसमें कोई इम्बिग्विटी होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, 2 opinions इन फेवर ऑफ द स्टेट होगी, इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर नहीं होगी। तो now the crucial issue of applicable amendment introduced in the fiscal law, it was in 905 when Lord Mr. Flan Crownier sugar fine itna speaking on the privacy question opened that as regards the general principle applicable to the case, there was no controversy. On the one hand, it was not disputed that if the matter in question be a matter of procedure only, the petition is well founded. On the other hand, it is more than a matter of procedure. It touches the right in existing at the passing of that. It was considered that in accordance with a long line of authority extending from the time of Lord Coke to the present day, the applicant would be entitled to succeed. The Judiciary Act is not really transferred by express enactment or by necessary intendment, and therefore the only question was that appeal to the High Majesty and Council, a right vested in the appellant at the time of passing of the act, or was it a matter of procedure? It seemed to their lordship that the question does not admit of doubt to deprive a suitor in the pending action of an appeal to the superior tribunal which belonging to whom as a right is very different thing from
regulating procedure. In principle, their lordship see no difference between abolishing an appeal altogether and transferring the appeal to a new tribunal. In either case, there is an interference with the existing right, contrary to the well-known general principle that statutes are not to be held to be active retrospectively unless clear intention to that effect is manifested. तो इंटेंशन है उसे तो फिर है, अदरवाइज नहीं. द अबव प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन स्टैच्यू वाज फॉलोड एंड फर्दर डेवलप्ड इन आवर जुडिक्शन. सम ऑफ द अर्लियर लीडिंग केस फलां सिल्क, नगीना सिल्क है, इसमें भी ये लिमिटेशन का था. नगीना सिल्क जो है इट वाज इतना, ये अदनान अफजल वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हर एक रिपोर्ट होता है. द नेवरदीलेस इट मस्ट बी पॉइंट आउट दैट इफ इन दिस केस प्रोसेस any existing right are affected or given the retrospective operation cause inconvenience or injustice, then the court will not even in case of procedural statute favor the interpretation given to retrospect fair to the state. On the other hand, if the new procedure statute is such a character that it retrospective application would tend to promote justice without any consequential embarrassment or detriment to the any party concerned, the court would favorably incline toward giving effect to the procedural statute retrospectively. अगर वो जस्टिस को फॉरवर्ड करता है या अदरवाइज फेवरेबल रेवेन्यू से चला है तो उसको करे, इनजस्टिस कर रहा है तो प्रोसीजर भी अदरवाइज हो जाता है. The opinion of the court entered in the case has been remain unveiled as can be clearly be seen from the decision that follow in where the question was whether or not the provision of section 122 of the income tax RD being procedure would have retrospective and whether pursuant to amendment brought about in section 5 of the income tax so France Dorna consequent extension in date of expiry of limitation period would prospective. Otherwise the court held the prospective applicability was not permissible as certain right has already been come to vest in the respondent on the date on which that has filed their return under the original section. 122 की लीली वाला ये. The court went on to reiterate the view taken earlier in Nagina Silk. The court must lean against giving statute retrospective operation on the presumption that legislature does not intend what is unjust. It is chiefly where enactment would prejudicially affect a vested right or lightly of past transaction or impair existing contract that is the rule in question prevail. Even if two interpretations are equally possible, the one that saves the vested right would be adopted in the interest of justice, especially where we are dealing with the tax statute. तो एक इसमें बात होगी कि जहाँ राइट आपके सेव होते हैं वो वाली इंटरप्रिटेशन जो है वो फाइल की जाएगी. इवन लिमिटेशन में भी जनरल रूल है कि लिमिटेशन रिट्रांसपेक्टिव होती है, लेकिन यहाँ नगीना में और अभी इडन बिल्डर में उन्हें होल्ड किया है कि ये जहाँ इनजस्टिस कर रहा हो, जहाँ राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ अक्रू हो गए हों तो उस सिचुएशन में प्रॉस्पेक्टिव होगी. तो उस तरह इंटरप्रिटेशन करी चाहिए जो वेस्टर्न राइट को सेव करे, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करे. Thus, the judicial consensus as it stands today in this, firstly, unless statute explicitly provided otherwise, charging provision to be applied prospectively, secondly, assessment recovery are to be considered unless it explicitly are applied for. When we visit the provision of section, ये आगे फिर उसकी, ठीक है. तो ये इसमें मोस्टली केस दिए गए हैं, इन केस को भी आप दे सकते हैं. तो अब हम आगे हेड वाइज देखते हैं. तो प्रॉस्पेक्टिव के लिए ये और केस भी हैं कि प्रॉस्पेक्टिव वही सब्सटेंटिव पर भी होंगे तो प्रॉस्पेक्टिव अदरवाइज होंगे. नीचे हैं फिर अगला है आगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ रिट्रांसफर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट अफेक्टिंग सब्सटेंटिव राइट ऑपरेट प्रॉस्पेक्टिव. तो लेजिस्लेट के इन केसेस में ये है कि लेजिस्लेटर के पास प्रॉस्पेक्टिव या रिट्रांसफर पावर करने की पावर है, वो रिट्रांसपेक्टिव ऐसी एक्सटेंट तक जा सकता है. ठीक है. अमेंडमेंट इन स्टैच्यूट विच इज प्रोसीजरल इन नेचर ऑपरेट रिट्रांसपेक्टिव अनलेस इफेक्ट एग्जिस्ट राइट ऑन द डेट ऑफ और कॉज इनजस्टिस. इसके केस अलग-अलग ये वाले हैं, आप देख सकते हैं नीचे बेटा. आगे टाइम ऑफ एनफोर्सिंग ऑफ स्टैच्यूट एंड अमेंडमेंट, ये कब से इन्फोर्स होगा वो हमने कहा कि वो डेट दी होगी. या टैक्सिंग स्टैच्यू जो आपका पुराना लॉ ये था कि जब आपका ईयर एंड होता था फर्स्ट डे को जो होता था वो है आजकल जो स्टार्ट में. तो अब उस साल में जो ऑपरेट कर रहा हो, पहले ये था कि जब रिटर्न फाइल करते थे उस वक्त होता था. अब क्योंकि टैक्स ईयर का कंसेप्ट आ गया तो अब फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को ही जो है वो सारा साल वही चलेगा. अगर दरमियान में अमेंडमेंट आ गई जैसे सप्लीमेंट आते हैं तो पहले वाले जो होगा पहले ला के तय चलेगा, तो अगले वाला अगले पे चलेगा.
तो टैक्स पीरियड की फिर उसके मुताबिक होगी, या रीट जैसे उन्होंने एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हो कि ये लगेगा तो फिर उसके मुताबिक हो जाएगा। ठीक है। प्रजम्पशन अगेंस्ट रीट्रांसपेक्ट ऑपरेशन, जनरल ये है कि कोई लॉ जो है रीट्रांसपेक्टेड नहीं होगा, वो प्रॉस्पेक्टिव होगा अनलेस वो रीट्रांसपेक्टेड गिवन ना हो या वो प्रोसीजरल ना हो। उस प्रजम्पशन जनरल यूज ये है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एक्शन, ये पेंडेंसी ऑफ एक्शन है तो वो फिर हम देखेंगे सबस्टेंटिव है, तो पेंडेंसी ऑफ एक्शन को यूजुअली इफेक्ट नहीं करता, या कोई ऐसी चीज़ आई है अभी एक्शन चल रहे हैं तो उस पर फिर अप्लाई हो जाएगा पेंडेंसी में। आगे क्या, एक्सटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्ट ऑपरेशन ऑफ अमेंडमेंट, तो प्रॉस्पेक्टिव रीट्रांसपेक्ट फैक्ट है तो उसमें तो एक्सटेंट भी दिया है, ये जो डेट दी है कि उस डेट से, अब जैसे लिखा हुआ है कि 2022 तो वो 22 से ही अप्लीकेबल होगा, 2021 पे या उस पर नहीं जा सकती। जो लेजिस्लेटर ने उसकी एक्सटेंड या कमांड या टेरिटरी दे दी है कि या इन सब्जेक्ट मैटर पे अप्लीकेबल होगा या इस साल से होगा तो उससे ही होगा, उससे पीछे नहीं जा सकता। जी बेटा आगे, री ओपनिंग ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन, तो जनरल है कि रीट्रांसपेक्टिव जो है या पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है तो उनको रीओपन नहीं किया जा सकता। अगर वो पास्ट क्लोज ट्रांजेक्शन हो गए, जैसे कहा है कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करना 6 साल से पहले, तो अब वो बात करें कि यार 10 साल का रिकॉर्ड लेके आओ, तो आपने 6 साल से पहले बार जला दिया हो, तो उस सिचुएशन में उसको रीस्टोर जिसको करना पॉसिबल ही ना हो तो उसको फिर पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया हो तो उसको फिर अफेक्ट नहीं दिया सकता, उसको पास एंड क्लोज को आप रीओपन नहीं कर सकते कि वो प्रैक्टिकेबल पॉसिबल ही ना रहे उसको रीओपन करना। तो कुछ चीज़ें जैसे आपने मैंने मिसाल दी कि 6 साल से बिना रिकॉर्ड है आपने डिस्ट्रॉय कर दिया कि आप रखने की जरूरत नहीं थी, अब वो कहें वही लेके आए जी, उनके जी मैंने जला दिए, तो उसको रीओपन करना रिकन्स्ट्रक्ट करना वो ठीक। तो इसी तरह बेनिफिशियल रेमेडियल क्लैरिफाई एक्सप्लेन लिक्विडेट एंड प्रोसीजर नॉट राइट एंड लायबिलिटी आर रीट्रांसपेक्टिव एंड अप्लाई टू द पेंडिंग केसेस। क्लैरिफिकेट ये हमने पहले डिस्कस, उसके रिलेटेड केस लाइए आगे। चेंज इन फोरम पेकुनरी और अदरवाइज इज ए प्रोसीजर इन नेचर, जैसे कि अपने फोरम बदल जाता है कि अपील यहाँ की बजाय यहाँ करें, या डीसी चेंज हो जाते हैं, हम कहें ये डीसी था अब नया आ गया तो इसलिए ये तो पुराने काम नहीं कर सकता, तो चेंज इन फोरम होगी या चेंज इन अथॉरिटी होगी तो वो ऑलवेज प्रॉस्पेक्टिव होगी। आपके 5 साल हैं, आज नया आया है डीसी, तो ये नहीं हम कह सकते कि ये नहीं काम कर सकता कि तो इसकी अपॉइंटमेंट तो अब हुई है तो ये तो मेरे केस पुराने। तो चेंज इन फोरम या चेंज इन अथॉरिटी जो है वो लॉ है, या उसमें कोई चेंज आती हैं और स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उस सिचुएशन में चेंज इन फोरम या स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन या उसमें है तो वो उसको फिर रीट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह लिमिटेशन की है, लिमिटेशन अभी हमने पढ़ लिया है। जनरल रूल है वो रिट्रांसपेक्टिव होती है, लेकिन क्योंकि कहा है कि जहाँ राइट इफेक्टिव होते हों अनलेस एंटर रीट्रांसपेक्टिव क्लियरली प्रोवाइड ना किया हो तो नहीं होगा, अदरवाइज वो फिर जहाँ राइट इफेक्ट होते हैं तो आपका राइट ड्यू हो जाता है। राइट जब लिमिटेशन केम ऑन रनिंग स्टार्ट ऑन रनिंग हो जाती है तो उसको इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन लेजिस्लेटर उसको एक्सटेंड भी कर सकता है और उसको कर्टेल भी कर सकता है। जब लिमिटेशन को एक्सटेंड करता है तो जो पेंडिंग केसेस होते हैं उस पर वो अप्लीकेबल हो जाए, जो उस डेट को एक्सपायर्ड हो जाते हैं वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होते हैं, और उसको अमेंडेड इन लिमिटेशन वो जनरल रूल है कि वो रिट्रांसपेक्टिव होता है, मैटर ऑफ प्रोसीजर है। लेकिन जहाँ राइट को अफेक्ट करता हो, राइट आपके अक्रू हो गए तो फिर अभी हमने पढ़ा था कि उसको ऐसी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए जो उसको सेव करे, डिस्ट्रॉय ना करे, और लेजिस्लेटर कभी भी इनजस्टिस नहीं करता, तो उस सिचुएशन लिमिटेशन जो है इंटरफेयर नहीं होती, वो ऑलवेज प्रॉस्पेक्टिव है, रिट्रांसपेक्ट नहीं है। लेकिन जहाँ अमेंडमेंट लिमिटेशन में आती है तो उस सिचुएशन में अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी आती है, अभी आपका जो पीरियड है वो चल रहा है, अभी एक्सपायर नहीं है, चल रहा है, ड्यूरिंग दैट अमेंडमेंट आती है, लिमिटेशन एक्सटेंड करती है या कर्टेल करती है। अगर वो एक्सटेंड होती है तो आप भी एक्सटेंशन हो जाती है, लेकिन अगर आप जब एक्सटेंशन हुई है उससे पहले टाइम बार्ड हो गया, एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर्ड जो है उसको डेड हॉर्स को फ्रेश लीवर ऑफ लाइफ नहीं दिया जा सकता, उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आगे फिर जो पेंडिंग ऐसे हैं जो लिमिटेशन जिनकी चल रही है उन पे वो अप्लाई हो जाएगा। इस तरह कर्टेल करते हैं, आपके 5 साल लिमिटेशन है तो उसने काम कर दी है
तो अगर आप विदिन ही है तो आप पे चलेगा, अगर आप उस पीरियड से ज़्यादा हो गए तो ख़त्म हो जाएगा आपका। तो इस तरह एक्सटेंशन और कर्टेलमेंट ऑफ लिमिटेशन जो है वो उसकी बाकी उसकी लैंग्वेज के मुताबिक जो उसने दी हो, तो बाकी जो है जो अमेंडमेंट आई हो उसको इन पीसेस एंड बाइट्स नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अगर इंटरकनेक्टेड सेक्शन है, ऊपर नीचे हैं, सब हैं, तो उनको एज ए होल इंटरप्रेट करके जो कंक्लूजन हो, जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर हो, तो या स्कोप हो, चीज़ें हों, तो उसको देखना चाहिए। चलिए आगे क्या, इसके बाद तो राइट, प्रिविलेज, एडवांटेज एंड बेनिफिट, वो क्यूरेटिव हो ही हमने कहा कि अगर बेनिफिशियल हो, राइट दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन वाले अगर आपको एग्जम्पशन है तो आपका वो क्यूरेटिव या रेमेडियल या रीट्रांसपेक्ट हो सकती है अनलेस उसने दी ना हो। तो यूजुअली आपकी जो बाज़ दफ़ा जो है एग्जम्पशन जो है विदड्रा भी की जा सकती है, विदड्रा के लिए भी आगे फिर रूल हैं, वो आगे हम एग्जम्पशन में देंगे। टाइम बाउंड हो 2 साल की है तो वो नहीं कर सकते अनलेस लेजिस्लेटर ने एक्सप्रेसली कुछ कहा हो, तो प्रॉमिसरी स्टॉपल और चीज़ें वेस्टर्न राइट जहाँ हो जाए वो फिर उसको वापस नहीं लिया जा सकता। उसके बाद एग्जेक्टिव आर्डर हैं, जैसे नोटिफिकेशन है, तो ये जनरली जो आर्डर और नोटिफिकेशन है ये प्रॉस्पेक्टिव होते हैं, रीट्रांसपेक्टिव नहीं हो सकते। तो एग्जेक्टिव अपने आप को, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी लॉ की डेलीगेटेड पावर के तहत इशू होते हैं कि सेक्शन में गिवन होता है कि ये अथॉरिटी एफबीआर या फेडरल गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर सकती है, रूल फ्रेम कर सकती है, या ये कर सकती है, वो कर सकती है, या नोटिफिकेशन जैसे डिफरेंट नोटिफिकेशन हमारे आते रहते हैं, तो डिफरेंट सेक्शन के उसकी पब्लिकेशन होती है, वो आपको पहले पब्लिकेशन से पहले कन्फ्रंट करते हैं, 15 दिन का ड्राफ्ट इशू करते हैं, तो फिर उसके बाद वो पब्लिसाइज करते हैं, तो जिस दिन पब्लिसाइज होते हैं उस डेट से वो इफेक्टिव होते हैं। तो अब वो जो है जो नोटिफिकेशन है बेनिफिशियल होगा तो वो रिट्रांसपेक्टिव चलाया जा सकता है, तो अदरवाइज जो प्रॉस्पेक्टिव के लिए उस रेलेवेंट सेक्शन में जिसमें अथॉरिटी दी गई है उसमें अगर उसको रिट्रांसपेक्टिव अप्लाई करने की पावर है तो फिर रिट्रांसपेक्टिव वो कर सकता है। अगर उस जिसमें अथॉरिटी दी गई है डेलीगेटेड अथॉरिटी कि ये प्रेस्क्राइब कर सकता है थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट, तो उसमें रिट्रांसपेक्टिव की अगर पावर नहीं है तो अप्लाइड उसके पास रिट्रांसपेक्टिव की पावर नहीं है, तो वो फिर ऑलवेज जो है जो राइट को या लायबिलिटी को अफेक्ट करता है वो प्रॉस्पेक्टिव होगा, बेनिफिशियल होगी नोटिफिकेशन तो वो फिर रिट्रांसपेक्टिव केवल होगी। तो जितने भी नोटिफिकेशन, जी बेटा, पावर ऑफ रिट्रांसपेक्ट ये हमने पढ़ लिया, और तो नहीं। डाउटफुल एम्बिगुइटी टू ओपिनियन, वो हमने कहा ही है कि डाउटफुल तो प्रॉस्पेक्टिव होगी रिट्रांसपेक्टिव, और बस ये है रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, डाउट है, वो हमने पढ़ ही लिए सारे रूल कि चार्जिंग है, राइट इफेक्ट होते हैं, ये वो सारे उसमें है। जो एक्सप्लेनेशन आती है ये रहनुमाई कर दें, एक्सप्लेनेशन या आपकी क्लैरिफिकेटरी, ये मैंने पहले कहा कि ये क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ को ही एक्सप्लेन कर रही होती है तो ये ऑलवेज प्रॉस्पेक्टिव होती है। जनरल रूल है कि ऐसे है जैसे शुरू से इंसर्ट की हुई है, ठीक है, ये ऐसे जैसे प्रोसीजर लॉ जो है वो रिट्रांसपेक्टिव होते हैं, बेनिफिशियरी रिट्रांसपेक्टिव हैं, क्यूरेटिव रिट्रांसपेक्टिव हैं। जो क्यूरेटिव या वो वाले हैं वो सिर्फ रिट्रांसपेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ पेंडिंग केसेस, जिसे पेंडिंग है उसमें या बेनिफिशियल क्यूरेटिव रेमेडियल वहाँ तक है। ये वाले जो प्रोसीजर लॉ हैं ये पीछे तक है, प्रोसीजरल एक्सप्लेनेटरी और या क्लैरिफिकेटरी या एडिटोरियल अमेंडमेंट आ जाती है, तो वो ऐसे जो हैं वो रिट्रांसपेक्टिव होते हैं, जनरल रूल ये है। लेकिन अगर उसकी एक्सप्लेनेशन में ऐसी कोई चीज़ हो जिससे आपका चार्जिंग बढ़ रही हो, उसमें एक्सप्लेन दे दिया हो गया रेट 2 से 3 बढ़ा दिया, तो ऐसे हो, या आपकी कोई एग्जाम्पशन विथड्रॉ कर रहा हो, एक्सप्लेनेशन ऊपर लेके नीचे को कर रहा हो, ठीक है, उस सिचुएशन में फिर जहाँ आपके राइट अफेक्ट हो रहे हैं या आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उस सिचुएशन में विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग योर लाइबिलिटी, ऐसी एक्सप्लेनेशन है वो फिर प्रॉस्पेक्टिव होगी। जैसे सेक्शन 214D ओमिट हुआ, ओमिट होने के बाद उसी सेक्शन के तहत पुराने सालों की कार्रवाई जब लॉ ओमिट होता है उसका भी क्या जनरल रूल ये है कि रिपील जो है वो पुराने जनरल रूल ये है कि जो जब ओमिशन अरेजिंग इट, इसका मतलब होता है अरेजिंग फ्रॉम द स्टैच्यू। एक रूल ये भी है कि ओमिशन फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जब से है उससे ही
सब्स्टिट्यूशन या ओमिशन जो है ये ऐसे है कि रिट्रांसपेक्टिव है, कि उसी देर से जब से नहीं है। तो दूसरा, क्योंकि ओमिशन जो है एट इक्वलेंट टू रिपील है, रिपील और ओमिशन में है, ओमिशन इज एक डिलीशन ऑफ एनी पार्ट, वो किसी पार्ट का अरेंजमेंट है एक सेक्शन की या सब सेक्शन की या उसके, रिपील है होल स्टैचू को ख़त्म करके नया लेके आना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है एक सेक्शन को या पार्ट को या प्रोविजन को ख़त्म करके दूसरा लाना या ना लाना, ओमिशन बाद दूसरा ना भी लाना, सब्स्टिट्यूशन है दूसरा लेके आना, रिपील है कि एक ला को ख़त्म करके दूसरा लेके आना। अब एक तो रूल ये है कि ओमिशन ख़त्म है, दूसरा क्योंकि रिपील के सिनोनिमस है ओमिशन, ऐसे ही एक दूसरे इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए वही वाला जो आर्टिकल मैंने कहा था 6 ऑफ द जनरल क्लॉज वो अप्लीकेबल होता है, उसमें इंटेंशन देखी जाती है। अगर इंटेंशन इसकी लेजिस्लेटर की है कि रिट्रोस्पेक्टिव है तो रिट्रोस्पेक्ट देना है, नहीं तो अदरवाइज पेंडिंग है तो वो फिर उसी तरह समझा जाएगा कि जैसे उन पीरियड पे जब तक था उन पीरियड पे अप्लीकेबल होगा, उनके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो जो 214D वाला था उसने शायद करीम ने कहा था कि आज उसके बाद आप नोटिस नहीं इशू कर सकते। अब इसमें 3 सिचुएशन राइज होती हैं। एक सिचुएशन होती है रिपील के लिए और ओमिशन के लिए, एक ये है कि एक्शन स्टार्ट हुआ और फाइनलाइज भी हो गया, तो वो हो गया पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, उसमें तो वो अप्लीकेबल है। एक ये है कि एक्शन स्टार्ट हुआ लेकिन जब ओमिशन हुई या रिपील हुआ तो एक्शन कैरी ऑन हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो कंटिन्यू रहेगा, उसको हम कहेंगे पेंडिंग। एक है कि एक्शन ही स्टार्ट बाद में हुआ, तो बाद में ओमिशन के बाद जनरली राइट एंड ड्यूटी जो है डिटर्मिन, किसी के राइट या लायबिलिटी डिटर्मिन नहीं हो सकती ओमिटेड सेक्शन के लिए, ठीक है। जो ऑलरेडी एक्शन पेंडिंग है वो कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पे उन्होंने दी थी कि इसको आप नहीं कर सकते। फिर आगे 214E आ गया, उन्हें उसको रिस्टोर कर दिया। पहले वाला उनका नॉट विद स्टैंडिंग 214C का मिशन जो है वो ऐसे या नहीं हुआ, तो आप ये चीज़ें दे दें तो फिर आपको उसकी उसमें से आप दे के तो आपकी क्लोज केस करा रहे हैं, इतने % दे दें टैक्स ये वो वगैरह, सैलरी वाले प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर, बाकी उनके लिए कोई पैरामीटर दे दिया गया। अब लेजिस्लेटर ने वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को भी रिवाइव कर लिया, रिवाइव करके फिर उसका पैरामीटर दे दिया, अदरवाइज ओमिशन में वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए वो फिर 3 एक्शन जो हैं, यहाँ रिपील हो ओमिशन हो, तो फिर देखते हैं कि पास एंड क्लोज पहले वाला हो गया, मिट हो भी गया तो वो तो पेनल्टी में चला गया। जो स्टार्ट हुआ है पेंडिंग एक्शन पे वो अप्लीकेबल है, कि वो अभी कंक्लूड है, उसके 5 साल पड़े 5 साल तक लग सकते हैं। बाद में जो एक्शन स्टार्ट हुए हैं तो वो फिर वो उस पर नहीं होगा। फिर साथ सेविंग, अभी वो उसकी जो इनकम सपोर्ट लेवी में सिंध हाई कोर्ट की यूकूब की जजमेंट आई, तो उसमें रिपील हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसको जो है सेविंग दी है कि नहीं, बाद दफ़ा रिपील करके सेविंग दे दें तो अप्लीकेबल रहेगा, ना सेविंग दे तो वो इंटेंशन ये होगी कि ये ख़त्म हो गया, ठीक है। सेविंग क्लास वो भी इंपॉर्टेंट होती है कि मॉडर्न जितने भी लेजिस्लेशन है उसमें यूजुअली जो रिपील करते हैं या किसी चीज़ को सेविंग दे दी जाती है, सेविंग दे दी जाए तो वो चलता रहता है, ना सेविंग दें तो फिर इंटेंशन ये होती है कि इसको लेजिस्लेटर ने ख़त्म करना है, इसको कंटिन्यू नहीं कर। तो ये बेसिक पैरामीटर है जिनको सामने रखते हुए हम देख सकते हैं। क्वेरी करता फिर कोर्ट की या उनकी फिर अपनी मर्जी, वो कहेंगे 5 साल है, आज मिट हो गया तो उस साल में तो था, आज मिट हो गया सेक्शन, तो जब आपका वो पुराना साल था उस वक्त तो ये था, तो इसलिए हम इसकी वो पेंडिंग में आएंगी तो कैरी ऑन रहेंगे, नई चीज़ होगी तो उस पर नहीं होगी। अगर वो आज चीज़ मिट होती है तो नया स्टार्ट ही आप जो फाइलिंग रिटर्न अगले साल की होती है तो उस पर नहीं है, जो ऑलरेडी आपकी रिटर्न फाइल है वो तो पेंडिंग में आ जाएंगी, पेंडिंग वो DC ये वगैरह वगैरह, तो उस पर फिर यूजली चल। लेकिन आप उसमें प्लीड कर सकते हैं कि सेविंग नहीं हुई, ओमिशन ऐसे ही है जैसे फ्रॉम द बिगनिंग है, तो उसमें आप वो दे सकते हैं कि ओमिशन मीन या सब्स्टिट्यूशन मीन फ्रॉम द बिगनिंग, अभी लेजिस्लेटिव इंटेंशन ये इसको ख़त्म ही करना है, या ये इसमें मिसचीफ है या इसमें जो आपकी इनकन्वीनियंस थी उसको लेजिस्लेटर ने ख़त्म करना था, तो ख़त्म करना है तो ख़त्म तो तब अभी भी हम अप्लाई करेंगे तो मिसचीफ तो फिर वो रिमूव तो ना हुआ, वो तो उसी तरह चल रहा है। तो इसलिए रेमिडियल वाले वो जो हैं रेमिडियल, एक ये कि हमेशा से एक रेमिडियल कुरेटिव हम कहेंगे, ये करेक्शन मिशन जो है करेक्शन की है, तो करेक्शन जो है आपके बेनिफिशियल है तो रिट्रांसफर है, अदरवाइज प्रॉस्पेक्टिव। क्लियर? आगे कुछ सवाल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे
हाँ पिछले हमने किया था प्रीएम्बल एक्सटेंड, और आज जो इसकी हमने कमेंसमेंट और रिट्रोस्पेक्टिव इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई सवाल खास तौर पे किसी दोस्त नहीं तो फिर आगे चलें, क्या टाइम हो गया? चाहते हैं तो डेफिनेशन नेक्स्ट से स्टार्ट कर, हाँ नेक्स्ट से कर लेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम 1 बाय 1 आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह।